सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। किस्सा टेल अर्थात किस्सा खेल के कहानी पाठ कार्यक्रम कहानी मेरी तुम्हारी में आज हम आपको सुना रहे हैं दीप्ति गुप्ता की कहानी दोस्त। आम के पेड़ का थांवला बनाता गुलाब सिंह बड़ा मगन हुआ, कुछ गुनगुनाता सा अपने काम में लगा हुआ था। कल से उसने लगभग सभी पेड़ों के थांवले बनाकर फूलों की क्यारियों की सफाई कर उनकी डौलें भी विशेष रूप से आकार देते हुए बना डाली थीं। आज आलू बुखारे के 2 पेड़ों के थांवले बनाने शेष थे। उसका जोश आसमानी पींगे भर रहा था। वो कभी बगीचे के इस कोने में कुछ सफाई करता दिखता तो दूसरे ही पल बगीचे के दूसरे सिरे पर अंगूर की बेल को सुलझाता हुआ आम के तने पर उसकी फुनगियों और पत्तों को ठीक से बैठाता नजर आता। कभी वो एकाएक गायब हो जाता, ना इधर नजर आता ना उधर, और सहसा घनी झाड़ियों में से पत्तों को खड़खड़ाता प्रकट हो जाता। वो माली कम पेड़ अधिक लगता था, एक चलता फिरता हरा भरा खिला खिला झूमता पेड़। मैंने पेड़ पौधों का ऐसा दोस्त, उनसे इतना अधिक लगाव रखने वाला माली इससे पहले नहीं देखा था। पेड़ पौधे फूलों में जैसे उसके प्राण बसते थे, इसलिए ही अक्सर मुझे वो पेड़ पौधों और फूलों का प्रतिरूप नजर आता था। खाने पीने की सुध बुध खोए जिस तल्लीनता से वह बगीचे में लगा रहता था, उससे वो कभी कभी मेरे लिए खींच का कारण भी बन जाता था, क्योंकि मुझे उसकी चिंता सताती थी कि यदि इसी तरह वो अपनी ओर से लापरवाह रहा तो शीघ्र ही उसका शरीर जवाब दे जाएगा। एक दिन तो मुझे उस पर इतना क्रोध आया कि मेरा मन किया कि मैं उसे बगीचे में ही एक पेड़ के पास खड़ा करके चारों ओर थांवला बनाकर रोप दूं, उसे वहीं जमा दूं, क्योंकि शाम के 5 बजे तक उसका खाना बासी होकर चींटियों की भेंट चढ़ गया था। कपड़े में लिपटी मोटी मोटी रोटियां सूखी कड़क हो गई थीं। जब चंपा किसी काम से उसके पास गई तो पता लगा कि गुलाब सिंह को खाने की सुध ही नहीं थी और खाना चींटियों की और कुछ चिड़ियों कौओं की दावत बन गया था। गुलाब सिंह का नाम उसके पिता गेंदा ने बड़े चाव से रखा था। जिस दिन वो पैदा हुआ ठीक उसी दिन उनके झोंपड़े के ठीक पीछे बाड़ी में एक बहुत ही सुंदर लाल गुलाब खिला था। धरती पर एक साथ 2 फूल खिले थे उस दिन। इधर घर में गेंदे के प्यारे बेटे गुलाब ने अपनी नन्ही नन्ही जुगनू सी आंखें खोली, उधर बाड़ी में गुलाब ने अपनी पंखुड़ियां खोली। बस उसी दिन से वह गुलाब के नाम से पुकारा जाने लगा। मैंने बालकनी में कॉफी पीते हुए गुलाब सिंह की 17 वर्षीय बेटी चंपा को इशारे से अपने पास बुलाया और खोजबीन करनी चाहिए कि बात क्या है जो गुलाब सिंह जी इतने कूदे कूदे बगीचे में फिर रहे हैं। यूं तो रोज ही बगीचे के लिए उसके सेवा भाव में कोई कमी नहीं रहती थी, पर आज तो सेवा भाव 1.25 सेर बढ़ा चढ़ा है। चंपा ने उचक्कर आंखों से बापू की बालकनी से दूरी की तहकीकात की और फिर रहस्य का पर्दाफाश करती हुई बोली, कल 2 नए फूलों के पौधे, सूरजमुखी और डेहलिया, दोनों पर फूली फूली कलियां जो निकल कर आई हैं वे खिलेंगी। बापू उसी की तैयारी में लगा है। ओह, सहसा ही मेरे मुंह से निकला और उत्सुकता से भरी मैं ये सोचने लगी कि कल गुलाब सिंह क्या करेगा, क्योंकि उस तरह की तैयारी मेरे लिए अचरज की ही बात थी। इससे पहले ट्रांसफर होकर मैं जहां भी गई और जो भी माली मुझे मिले, मैंने उन्हें फूलों के खिलने पर कुछ तैयारी करते कभी नहीं देखा था। सो मेरे लिए तो गुलाब सिंह और उसकी तैयारियां लगभग एक अजूबे की तरह थीं। तभी चंपा पलटकर मेरे पास आई और मुझे सचेत करते हुए बोली, आप बापू से मत बोलना कि मैंने आपको कुछ बताया। बापू ने घर में भी सबको बोल रखा है कि किसी से कुछ नहीं कहना है, बस खुशी की खबर उसी दिन सबको मिलेगी जिस दिन खुशी की बात होगी, वरना सबकी नजर लग जाएगी पौधों को। अच्छा, ऐसा क्या? बाप रे, बड़ा ज्ञानी है तेरा बापू तो। मेरे ये कहने पर चंपा गुलाब सिंह की तारीफ सुनकर हाँ कहती खुशी से सिर हिलाने लगी। अपने पिता के ज्ञान पर सकारात्मक रूप से सिर हिलाकर पक्की मोहर लगाने वाली चंपा की भोली हरकत पर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी।
मेरे हंसने पर उस नादान को लगा कि उसने कोई बड़ी अच्छी हंसी की बात कही है, तो वह भी मेरे साथ हंसने लगी। फिर तो मेरी हंसी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह 6 बजे क्या देखती हूं कि गुलाब सिंह एक थाली में हल्दी, कुमकुम, धूप बत्ती, छोटे छोटे बताशे और पेड़े रखे मुझे प्रसाद देते हुए प्रफुल्लता से भरा सूरजमुखी और डेहलिया के खिलने का शुभ समाचार कुछ इस अंदाज में दे रहा था जैसे धरती ने फूलों को नहीं बल्कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म दिया हो। मुझे सच में उस पर गर्व हुआ। इसे कहते हैं संवेदनशीलता, इसे कहते हैं निष्ठा, लगन, सच्चा प्यार। गुलाब सिंह की संवेदनशीलता ने तो फूलों पौधों में मानो दुगनी जान डाल दी थी। आज जहां लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, परस्पर नारकीय व्यवहार करते हैं, वहीं उसी दुनिया में रहने वाला, भौतिक दृष्टि से विपन्न, भावों और संवेदनाओं से संपन्न गुलाब सिंह इतना उदात्त मनस है कि फूलों का जन्मोत्सव मनाता है। बाकायदा हल्दी, कुमकुम और अक्षत से पूजा अर्चन कर उनका स्वागत करता है, सबका मुंह मीठा कराता है। उसकी ये सीधी सादी मिठाई उस महंगी सुसज्जित मिठाई से चौगुनी मीठी और पवित्र भाव पूरित है जो बेमन से लोग खास खास मौकों पर एक दूसरे को दिखावे की होड़ में देते हैं। आज दीपावली है। माधवी बाई ने घर की जमकर साज सफाई की है। बिजली वाला घर के बाहर दरवाजों और खिड़कियों पर नन्हे नन्हे बल्बों की रंग बिरंगी लड़ें टांग रहा है। मैंने गुलाब सिंह को एक अप्रत्याशित खुशी देने के लिए बगीचे की झाड़ियों और पेड़ों पर भी बल्बों की रंगीन लड़ियां लगाने का विशेष आदेश बिजली वाले को दे दिया है। गुलाब सिंह भी आज अपने घर की सफाई और सजावट के लिए 12 बजे तक बगीचे में सफाई करके व पानी वगैरह देकर चला गया और शाम को फिर 6-7 बजे तक घर के मुख्य द्वार पर फूलों की माला व कमरे में ताजे फूलों के गुलदस्ते सजाने आएगा। उस समय रंगीन बल्बों की लड़ियों से जगमगाते बगीचे के पेड़ों और झाड़ियों को देखकर गुलाब सिंह के चेहरे की चमक, उसकी खुशी को मैं देखना चाहती थी। गुलाब सिंह को उस खुशी के रूप में मानो वो दीपावली का तोहफा देना चाहती थी, लीक से हटकर ऐसा तोहफा जो उस अनूठे इंसान के तन मन में उत्फुल्लता और सच्ची खुशी के दीप जला दे। शाम ठीक 6 बजे गुलाब सिंह फूलों की मालाओं के साथ हाजिर हो गया। फूलों और मालाओं से घर को सजाते सजाते 1 घंटे से ऊपर बीत गया। जैसे ही अंधेरा घिरना शुरू हुआ, मैंने लड़ियों के दोनों स्विच दबा दिए। सारा घर और घर के साथ बगीचा भी झिलमिल लड़ियों से झिलमिला उठा। गुलाब सिंह तो अपने प्यारे बगीचे को यूं चकमक लकदक खूबसूरती से भरा देखकर हक्का बक्का सा रह गया। उससे खुशी के मारे न हंसते बन पड़ा, ना ही कुछ बोल उसके मुंह से निकले। बौर आया सा बगीचे में इस पेड़ से उस पेड़, इस क्यारी से उस क्यारी के पास उस जगमग सौंदर्य को निहारता घूमता रहा, किंतु वो अपनी ओर से कुछ अजूबा न करे। भला ऐसा कैसे हो सकता था? अपने साथ लाए मालाओं के थैले में से उसने दिए, बत्ती और सरसों के तेल की शीशी निकाली और हर क्यारी व पेड़ के पास एक एक दिया रखकर एक जलती हुई मोमबत्ती से उन्हें दीपित कर बगीचे की साज सज्जा को चौगुना करने में तल्लीन हो गया। हाथ जोड़े खुशी से भरा मेरे पास आकर मेरे पैरों को श्रद्धा से छूता हुआ बोला, दीदी जी, आपने तो बगिया को दुल्हन जैसा सजा दिया। क्या सुंदर दिख रही है बगिया। बस 1-2 फोटो खिंच जाते तो सदा के लिए याद रह जाती। मुझे उसका सुझाव भा गया। मैंने 1-2 नहीं बल्कि उसकी कई सारी फोटो बगीचे में खींच डाली। उसके बाद से तो फोटो का विचार उसके मन में ऐसा घर कर गया कि वो जब तब फूल खिलने पर, फल आने पर अपनी फोटो खिंचवाता। जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी थी। मैं शॉल में लिपटी किसी काम से बाहर आई तो क्या देखती हूं कि गुलाब सिंह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। खामोश, गर्दन झुकाए, आंसू पोंछता, सुबकता, सबसे बेखबर, कपड़े से मुंह ढके चुप चुप रोए जा रहा है। मैंने तुरंत उसके पास पहुंचकर प्यार से पूछा, क्या बात है गुलाब सिंह, घर में सब ठीक तो है ना? वो चौंकता हुआ धीरे से बोला, जी हाँ दीदी,
तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने पूछा। पहले तो खामोश रहा, फिर अपने को संभालते हुए आंसू छिपाते हुए बोला, दीदी जी, बगीचे में 3 पौधे मर गए हैं। हमने तो पूरी तरह उनकी देखभाल की थी, पर पाले ने उनको मार डाला। मैं इधर उधर नजर दौड़ाती बोली, कहाँ हैं? कौन से पौधे? दिखाओ तो जवाब में मुंह लटकाए हुए वो बोला, उन्हें तो हमने दफना भी दिया। हम उन्हें उखाड़ कर कूड़े कचरे की तरह नहीं फेंकते। जहां मिट्टी में उन्हें दबाया है, अब वहां कुछ दिन बाद हम नई पौध लगाएंगे। जब तक वहां नए पौधे जम नहीं जाएंगे, तब तक हमें कल नहीं पड़ेगी। मैंने एक गहरी निश्वास के साथ गुलाब सिंह को समझाने का प्रयास किया कि वो इस तरह रो रो कर दुखी ना होए। ऐसे रोने से मरे हुए पौधे जिंदा थोड़े ही हो जाएंगे। धैर्य रखे और खिले फूल हरे भरे पौधों में अपना ध्यान बटाए। फिर भी उसकी उदासी नहीं गई। वो मेरे कहने से भारी कदमों से खुरपी हाथ में लिए उठा और क्यारियों की निराई करने लगा। मैं पोर्च की सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचने लगी कि ये गुलाब सिंह भी सच में अनोखा ही व्यक्तित्व है। बड़ा ही भला और प्यारा इंसान है। माली तो बहुतेरे मिले, पर गुलाब सिंह जैसा ना तो कभी मिला और ना ही भविष्य में कभी मिलेगा। तन मन से प्रकृति को समर्पित। उसके आंसू, उसकी मुस्कान, उसकी उदासी, उसकी खुशी सब इन पेड़ पौधों और फूलों में समाई है। उसकी तो दुनिया इन्हीं में बसी है। कोई पौधा मर जाता है या सूख जाता है तो मिनटों में उसकी दुनिया उजड़ी उखड़ी हो जाती है। वाह रे भोले, सरल मनस गुलाब सिंह, तू धन्य है, महान है। मानवता का जीता जागता स्वरूप है। प्यार की प्रतिमूर्ति है। प्रकृति के प्रति समर्पण की प्रतिकृति है। इसके प्रति अनूठे लगाव का प्रतिरूप है। भीषण गर्मी ने बड़ी क्रूरता से समूची सृष्टि के मानो प्राण ही खींच लिए थे। तपती दोपहरी में पंछी बेजान से अपने घोंसलों में मुंह डाले पड़े थे। निरीह पशु बेसुध से जगह जगह पेड़ों की, घरों की छांव में दयनीय से बैठे थे। हरी रेशमी घास गर्मी की तपिश से सूखी और बदरंग नजर आने लगी थी। सभी बौराए से लगते थे। अगर नहीं बौराया था तो वो था फलों का राजा आम। अमराइयां रसीले पके आमों से लदी पड़ी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा, इस भरी दोपहरी में 1:30 बजे, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, कौन आया होगा? भला ये भी कोई आने का समय है? न जाने कौन सिर फिरा है। मन ही मन खींचते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो पाया कि गुलाब सिंह फलों की टोकरी में बनारसी और दशहरी आमों की सौगात लिए मुस्कुराता पसीने में तरबतर खड़ा है। मैंने आओ देखा न ताओ, मैं उस पर बरस पड़ी बुरी तरह। तुम्हें इतनी दोपहरी में भी चैन नहीं है? 2 पल आराम के तुम्हें बुरे लगते हैं? लू लग गई, ताप हो गया तो हम सबका चैन हराम करके ही तुम्हें सुकून मिलेगा क्या? मेरे ये ख्याल और प्यार से भरे तिक्त शब्द सुनकर शांत भाव को ओढ़े बिना शिकन डाले वो बड़ी सहजता से बोला, दीदी जी, आज ही ये आम पककर तैयार हुए हैं तो पहला भोग भगवान को लगाकर सीधे आपके पास लेकर आए हैं। हम इन्हें पानी में भिगो देते हैं। 2-1 घंटे बाद आप इन्हें फ्रिज में रख देना, वरना ऐसे ही खा लिए तो गर्मी कर जाएंगे। मैं फिर तड़की, अरे हमारी गर्मी का तो तुम्हें पूरा ख्याल है, कुछ अपना भी ख्याल कर लिया करो। तुम्हें गर्मी लग गई तो ये आम, बाग, बगीचा, ये सब 8-8 आंसू रोएंगे, क्या समझे? परंतु वो खामोश, गर्दन झुकाए मुस्कुराता काम में लगा रहा। मैंने फिर प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा, इस कड़कती गर्मी में कौन से मंदिर में भगवान को भोग लगा कर आ रहे हो? जाने के लिए यही समय मिला था? सुधर जाओ गुलाब सिंह, सुधर जाओ। मेरे ये पूछने पर जो उसने जवाब दिया, उसे सुनकर मैं ऐसी निरुत्तर हुई कि मैंने तौबा कर ली कि इस महारथी महान आत्मा से अब कभी कुछ ना कहूंगी। इसके साथ कोई डांट फटकार नहीं करूंगी। इसके सोच, इसके मूल्य, इसके क्रियाकलाप सच में आम लोगों से थोड़े नहीं बल्कि बहुत हटकर हैं। गुलाब सिंह उस चिलचिलाती गर्मी में मेरे घर से कुछ दूरी पर बने हुए उस छोटे से अनाथ आश्रम में गया था,
जहां लगभग 100 बच्चे रहते हैं। उन्हें बगीचे के पके आमों का पहला भोग लगाकर वो मानो उन अनाथ बच्चों के रूप में भगवान को भोग लगाकर आया था। माँ बाप के प्यार से वंचित बच्चों को उनकी इस उम्र में, जब उन्हें अच्छी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिलनी चाहिए, बल्कि यदि देखा जाए तो यही वो उम्र है जब बच्चों को तरह तरह की चीज़ें खाने का चाव भी होता है, तो ऐसे अनाथ बच्चों को हर मौसम के फलों का पहला भोग लगाना, दान करना गुलाब सिंह अपना नैतिक कर्तव्य समझता था। उसके अनुसार बगीचे के फल खाकर वे मासूम अनाथ बच्चे तो तृप्त होते ही हैं, साथ ही फलदाता पेड़ पौधे भी मानो खुश और प्रफुल्लित होते हैं। और गुलाब सिंह के अनुसार ऐसे दान से ही वे वृक्ष दिन दूने और रात चौगुने फलते फूलते हैं। गरीब व दीन की सेवा, उनसे प्यार भगवान की सेवा और भगवान से प्यार होता है। इस जगत प्रसिद्ध आस्था को गुलाब सिंह ने सिद्धांत बनाकर मात्र दिल में ही नहीं संजो रखा था, अपितु उसे चरितार्थ भी करता था। भावों और संवेदनाओं से संपन्न मैं तो गुलाब सिंह की सोच, उसके दर्शन, उसके उदार नजरिए, उच्च मूल्यों से इतनी अधिक अभिभूत हुई कि उस दिन से मैंने किसी पर भी अमीर गरीब, छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, परिपक्व अपरिपक्व की मुहर लगाना ही छोड़ दिया। उन्हें वर्गीकृत करना छोड़ दिया। मात्र किताबें पढ़ लेने से, डिग्रियां हासिल कर लेने से किसी की समझ और सोच जागृत नहीं होती है। पूंजीपति होते हुए भी व्यक्ति अनुदार और निर्बुद्धि होने के कारण गरीब माना जा सकता है। सच्चाई और अच्छाई, उदारता, समझदारी, दूरदृष्टि, बुद्धिमता और शिक्षा, धन और किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं होती। गुलाब सिंह इस सत्य का जीता जागता रूप था। जीवन में सब कुछ पा लेने पर भी, सारी कामनाएं पूर्ण करने पर भी अतृप्त रहने वाले और पाने की लालसा में विघटित मूल्यों वालों के लिए गुलाब सिंह एक करारा जवाब था। समाज के लिए कुछ भी न कर पाने की विवशता जताने वालों के लिए एक ठोस उदाहरण था। अनुदार अमीरों को लज्जित करने वाली उदारता था। पेड़ पौधों, पशु पक्षी और जरूरतमंदों का ममता और प्यार से भरा दोस्त था। मनुष्यता की, इंसानियत की अनूठी मिसाल था। यदि समाज में हर दूसरा आदमी गुलाब सिंह हो जाए तो सच में धरती पर स्वर्ग उतर आए। धन्यवाद।